सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट स्क्रैप हुई थी, फाइनली उसकी एग्ज़ाम डेट्स जो आ गई हैं। आपके 7 दिसंबर से जो है इसके सीबीटी एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाले हैं, जो कि 20 दिसंबर तक जो है वो बताए गए हैं, जो कि टेंटेटिव डेट है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हीं डेट के अराउंड जो है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अब जो दिन बच रहे हैं वो हैं आपके प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी? पढ़ा तो आपने है ही, ये टाइम पढ़ने का नहीं होता। आपको पता है जो आखिरी के एक आध महीना या 20 दिन बचते होते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के दिन होते हैं। जो इस टाइम में तैयारी कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों के मुकाबले कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है। क्योंकि तैयारी जो है वो उसका वक्त ये नहीं है, ये आपका जो है रिवीजन का टाइम रहता है। और रिवीजन जो है, बेस्ट रिवीजन जो है आपकी, वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपका जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए जो है वो एडवर्ड विंग्स पर लाया गया है। और इस सीरीज़ को और खींचा जाएगा और जितने मॉक टेस्ट हो सकेंगे आने वाले वक्त में वो आपको दिए जाएंगे। और बहुत जल्द जो है हमारे रिसेंटली ऐप जो हम बनवा दिया गया है, बस उसमें मॉक टेस्ट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। 1-2 मॉक टेस्ट डाल भी दिए गए हैं। जब 2-3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे तो तब जो है आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप हो जाता है, तो उसको हम अगर निकालने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो वैसे ही वीडियो जो है वो 1 घंटे की बन जाती है। आपके ये जीएस के क्वेश्चन भी 120 जो है डिस्कस करने में, तो अगर मैथ्स करने आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी बात, वो बात अलग ही रहने वाली। ठीक है, तो ऐप के ऊपर आने वाले समय में आपको ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर जो है लास्ट 1 ईयर का बहुत क्वालिटी कंटेंट में जो करंट अफेयर है उसकी भी पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी विद इन डेज, यानी 2-3 दिन के अंदर जो है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, पहले जो है ऐप कुछ बनवाया गया था, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से वो एयरटेल पर नहीं चल पा रहा था। तो अब जो है रिवाइज ऐप जो है वो बनवाया गया है, तो इसलिए जो है बीच में वक्त लग गया और एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं स्टैंड बाय मोड पर थे, तो इसलिए इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। और अब क्योंकि एग्ज़ाम रिज्यूम कर चुके हैं, तो आपके लिए जो है वो जल्द से जल्द जो है इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है अनुव्रता का। अनुव्रता जो है, ये 5 मेन टीचिंग्स जो हैं ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? अनुव्रता का कंसेप्ट तो ये है जैनिज्म से कंसेप्ट रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है कि द नेम बाय विच अशोक इज़ जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन, की जो अशोका है उनको अपनी इंस्क्रिप्शन जो उनकी इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन से एक फेमस नाम से जाना जाता है, तो वह है प्रियदर्शी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट सरमन जो है वो बुद्धा की वो कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट सरमन जो थी वो बुद्धा की वो आपकी सरनाथ में हुई थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉरेन ट्रैवलर वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया, कि इन सब फॉरेन ट्रैवलर जो कि नीचे जिनके नाम दिए गए हैं, इनमें से जो सबसे पहले इंडिया में आया था वो कौन से थे? तो वो थे मैगस्तीन। ठीक है, मैगस्तीन जो है ग्रीक के जो है वो एक ट्रैवलर थे, और ये लगभग 302 बीसी के अराउंड जो है वो लगभग इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले इन चारों में से कौन आया था? तो वो मैगस्तीन। चौथा क्वेश्चन है कि हु वाज द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, तो बुद्धा के टाइम में जो उनके साथ की उम्र के जो इनमें से कौन सा था वो इंसान? वो था बिम्बिसारा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी होगा जो एक ही टाइम में जो है लगभग एक ही टाइम में जो पैदा हुए रहते हैं, या एक ही टाइम में जो है वो डेथ भी होती है उनकी। ठीक है, एक ही टाइम इकट्ठे जो हम कह सकते हैं गुजारा हो जिन्होंने। सिक्स क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कौन से जो किंगडम है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान नाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती थी? तो अष्टप्रधान जो है ये मराठा के टाइम की थी। ठीक है, मराठा के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुगल पेंटिंग्स जो है ये अपने क्लाइमैक्स में यानी अपनी टॉप पोजीशन में जेनिथ में कब पहुंची? तो ये किसके रूल के अंडर? तो वो थी जहांगीर के रूल के अंडर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन, की उर्दू का इस्तेमाल जो है पोइटिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन से जो है पोइट ने किया? तो वो थे आपके आमिर खसराव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो बैटल हुई थी फ्रेंच एंड ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की
पावर की सुप्रीमेसी जो है वो हमारे सामने आई थी, उस बैटल का नाम जो है वो क्या था, वो थी बैटल ऑफ वेंडिवाश। ठीक है, तो ये इंग्लिश और फ्रेंचिस के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है इंग्लिश एक सुप्रीम पावर के तौर पर इंडिया के सामने आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि लास्ट मेजर एक्सटेंशन जो है ब्रिटिश टेरिटरी की वो कौन से वाइसराय के टाइम में हुई थी, लास्ट मेजर एक्सटेंशन टेरिटरीज की, तो वो आपकी हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, आपको पता ही होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देकर इन्होंने काफ़ी सारी स्टेट्स जो है उनको कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटले कमीशन, कि व्हाइटले कमीशन जो अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो किस पर्पसेस के लिए था, वो था लेबर लॉज के ऊपर रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है, रिकमेंडेशन देनी थी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाय 1857 रिवॉल्ट, तो 1857 का रिवॉल्ट जो था तो उसमें कौन सी टेरिटरी जो है जिसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था, यानी वो हिस्सा नहीं लिया उसने, हम कह सकते हैं, तो वो थी आपकी चित्तौड़ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं ये कौन किस तरह किस नेचर के थे, हम कह सकते हैं, तो ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के लिए जो है वो रिफॉर्म आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी उस पर कौन सा इनमें से लीडर था जो कि भरोसा नहीं करता था, यानी उसका मानना था कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये गलत बताया जा रहा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, तो इसको कौन बिलीव नहीं करता था इस थ्योरी पर, वो थे सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 15 जो है विच इवेंट वाज कैरेक्टराइज बाय मॉन्टेग एज प्रिवेंटिव मर्डर, ठीक है, तो मॉन्टेग ने कौन से इवेंट जो हैं ये नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन से इवेंट को एक प्रिवेंटिव मर्डर के तौर पे कहा था। देखिए प्रिवेंटिव मर्डर हो गया, जैसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने देखा होगा कि वो डिटेंशन जो कि कुछ होने के लिए, होने को रोकने के लिए की जाती है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव मर्डर इन द सेंस कि वो मर्डर जो कि किया गया कि उसके बाद कोई बड़ा हादसा जो है उसको रोकने के लिए जो किया गया था। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मर्डर जो है ये कहा गया था, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, उसके लिए मॉन्टेग ने कहा था कि एक प्रिवेंटिव मर्डर था, यानी ये किया गया क्योंकि इसके आगे कुछ बड़ा होने वाला था जिसको रोकने के लिए जो है ये किया जनरल डायर में, ये मॉन्टेग का कहना था। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि विच स्टेट हैज़ टॉप द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया है 2021 का, तो उसमें टॉप जो है कौन सी स्टेट ने किया है, लार्जर स्टेट्स की अगर बात करें, ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम जो है वो टॉप पर आया है, लेकिन लार्जर स्टेट्स में कौन टॉप आया है, तो वो है आपकी केरला स्टेट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ 2021 इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2021 का वो किसको मिला है, फॉर हिज वर्क सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये किसको मिला है, तो दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, हिंदी लैंग्वेज में मिला है, और कौन से वर्क के लिए मिला है, तो सम्राट अशोक के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन आफ्टर कल्पना चावला टू फ्लाई टू द स्पेस इन जुलाई 2021 जुलाई में जो है कौन सी एक सेकंड महिला हैं जो कि इंडियन बॉर्न हैं और वो स्पेस में भी जो है वो गई हैं। ठीक है, तो वो हैं आपके श्रीषा बांदला। ठीक है, श्रीषा बांदला जो है ये सेकंड वुमेन है कल्पना चावला के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेम द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज पीएम हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टीज पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2021 फॉर हिज मेजर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर। तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें से कौन सी कंट्री के पीएम है जिसको भारत का पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो वो है शिंजो आबे। ठीक है, ये जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको मिला है, तो ये रजनीकांत जी को मिला। ठीक है, तो 51st जो है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद 22nd लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड पेंडेमिक अफेयर। ठीक है, तो मेडिसिन की फील्ड में और पेंडेमिक अवेयरनेस की फील्ड में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड ये किसको मिला है, तो ये मिला है आपके रणदीप गुलेरिया को। ठीक है, ये दिल्ली एम्स जो है इसके डायरेक्टर हैं प्रेजेंट। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट पैरा ओलंपिक्स इन सितंबर 2021। तो सितंबर 2021 में जो पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें कौन सी इंडियन वुमेन है जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है एक ही पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल एक साथ जीतने का? तो वो है आपकी अवनी लखेड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ ऑपरेशन टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान के से सिटीजन्स जो हैं अपने उनको इवैक्यूएट करने के लिए जब तालिबान का कब्जा हो गया था तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन देवी शक्ति जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नेम द चेयरमैन ऑफ, ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन से चेयरमैन हैं जिनको जो है रिसेंटली लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है 2021 का वो दिया गया है? ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ये आप जानते हैं साइरस पूनावाला है। ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, लोकमान्य तिलक का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री? ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस फ्री कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है ये हुई है अप्रैल 2021 में? ठीक है, तो ये है आपकी लक्षद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो ये जो कंट्रीज़ दी गई हैं इनमें से जो है आपको बताना है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है? वो है आपकी इंडोनेशिया। ठीक है। 27 है कि विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरानियम अमंग द फॉलोइंग? ठीक है, तो यही तो जो दी गई हैं इनमें से आपको बताना है। ठीक है, टॉप तो कोई और होगी लेकिन इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। तो इनमें से आपकी जो है वो कनाडा है। ठीक है, अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो आपसे वो है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान जो है फर्स्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड इज़ कनाडा। क्वेश्चन नंबर 80 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका अमेजन। ठीक है। उसके बाद है 29 क्वेश्चन है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? तो ये है इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट बॉर्डर्ड बाय मेडिटेरियन सी? तो कौन सी कंट्री जो है जिसके बॉर्डर में बिल्कुल जो टच नहीं करती, हम कह सकते हैं मेडिटेरियन सी को, तो वो है आपकी जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन जो है ये टच नहीं करती। विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज़ गेट मोर रेनफॉल कम्पेयर टू अदर? ठीक है, तो हिमालय का कौन सा हिस्सा है जो कि ज़्यादा रेनफॉल जो है जहाँ पर होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर रीजन? ठीक है, तो ज़्यादा रेनफॉल आपकी ईस्टर्न हिमालय में होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, वेस्टर्न हिमालय में कम होती है थोड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो कौन से ह्यूज लैंड मास का ओरिजिनली जो है वो हिस्सा था? तो वो था आपका गोंडवाना। ठीक है, तो गोंडवाना का जो है ये ओरिजिनल हिस्सा था। उसके बाद आया है फरक्का बैराज जो है ये कौन से रिवर के ऊपर है? तो फरक्का बैराज जो है ये आपका गंगा रिवर के ऊपर है। उसके बाद है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया जो रीसेंट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई है 2022 की, तो उसमें जो टोटल कितना बताया गया कि टोटल फॉरेस्टेड एरिया इंडिया का वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है? ठीक है, तो वो है आपका 25% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप बोलोगे तो 24.62 जो है ये एग्जैक्ट एरिया है, तो 25 के अराउंड आप बोल सकते हैं। उसके बाद है कि 35 क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैरीन सेंचुरी जो है इंडिया की जो कि 1980 में इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो कहाँ की गई थी? वो है आपकी गल्फ ऑफ कच्छ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट जो है कौन सी स्टेट है, एरिया वाइज जो है कौन सी स्टेट स्मॉलेस्ट है? तो वो है आपकी तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे जो है आपकी वो नहीं है, ऐसे गोवा है, लेकिन इनमें से पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज़ नियर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपको पता है कि 23/2 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ इंडिया में जो है मौजूद है, जो कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन जाती है इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट सिटी इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली अ ट्री स्पीशीज ऑफ हिमालयन वेजिटेशन? तो हिमालयन वेजिटेशन की इनमें से स्पीशीज़ कौन सी आपको बताना है ट्री स्पीशीज़ नहीं है? तो वो है आपकी महगोनी। ठीक है, तो महगोनी जो है आपकी इक्वेटोरियल रीजन में आती है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया? ठीक है, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है इंडिया में इनमें से कौन सा है, किस तरह का जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट है? वो है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये है कि विच रिवर इज नोन बाय द नेम एज सौरो ऑफ असम? ठीक है, तो सौरो ऑफ असम जो है कौन से रिवर को कहा जाता है? तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये आपका है कि नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेयर द रूल्स
रोल इज़ डोमिनेटेड बाय स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेल्थियर सिटीजन। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन सी फॉर्म है जिसमें जो है रूल किसका होता है, जो थोड़े बहुत देश के या थोड़े बहुत एरिया के जो अमीर लोग रहते हैं वही जो है डोमिनेटेड करते हैं, वही रूल करते हैं। इस तरह की रूल जो है इसको कौन सा रूल कहा जाता है, ठीक है, इस फॉर्म को, वो है आपकी ल्यूटोक्रेसी। ठीक है, तो पी साइलेंट है, इट इज़ ल्यूटोक्रेसी। 42 क्वेश्चन है कि फॉलोइंग मेजॉरिटीज़ जो हैं इंडिया को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन कौन सी तरह की माइनॉरिटीज़ जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो वो है आपकी दोनों, ओके, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों जो है, ज़ुबान की और धर्म की दोनों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है दोनों माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, एथनिक्स को नहीं करता। विच पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के टर्म में अगर आप देखोगे तो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे बड़ी है, वो है आपकी कमेटी ऑन एस्टीमेट। ठीक है, इसके लगभग 30 मेंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर की बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इज़ बेस्ड ऑन विच ब्रिटिश एक्ट, कौन से ब्रिटिश एक्ट से प्रभावित होकर ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ये की हुई है सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक। 45 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो कंट्री की गवर्नेंस के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा फंडामेंटल कौन सी चीज़ है, तो ये है आपके डीएसपीएस। ठीक है, तो डीपीएसपीस जो है ये आपकी गवर्नेंस के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं पूछा जा रहा, गवर्नेंस के लिए कौन से फंडामेंटल है। इकोनॉमिक जस्टिस जो है आपको पता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका काफ़ी जिक्र है, तो कौन कौन सी जगह पर इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र है, तो वो आपकी फंडामेंटल राइट्स में जिक्र जो है इसका नहीं है, याद रखिएगा। तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ जहाँ है वो काट दीजिए, जो आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रियम्बल में भी आपकी इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र है एंड बाकी आपकी डीपीएसपीस में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन का प्रोविजन कौन से शेड्यूल में है, तो ये आपके 10th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किसको माना गया है भारत के संविधान के अंदर, तो वो पावर दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रोवाइडेड इन प्रियम्बल अंडर लिबर्टी, तो लिबर्टी का जिक्र जो है आपको प्रियम्बल में दिया गया, तो उसमें किस किस तरह की लिबर्टी जो है ये आपको पता है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी लिबर्टी का जिक्र वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, आपको लिबर्टी ऑफ इकॉनमी जो है ये इसका जिक्र प्रियम्बल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि माइंड जो है मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका दिमाग कैसा रहा होगा, यानी वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, ये कौन सी चीज़ से जो है आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक शॉर्ट नोटिस पढ़ के ही आपको पता चल जाता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया होगा, तो ये आपका है प्रियम्बल। ठीक है, इसको आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है आपको बताना है कि इन नीचे दिए गए बंदों में से हाईएस्ट रैंक जो है इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो किसका है। ठीक है, इनमें से, तो इनमें से आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस का है वो है आपका गवर्नर। ठीक है, पहले आपके प्रेसिडेंट आते हैं, फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर आपके पीएम आते हैं एंड देन आपके गवर्नर आता है जो कि एक स्टेट का गवर्नर होता है। ठीक है, 52 क्वेश्चन जो है वो है कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स विच ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो काम करती है स्टेट और सेंटर्स के बीच में, वो उसकी कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, तो वो है आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, नॉट 553। एपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली रूल कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर द फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइट टू लाइफ। ठीक है, किस सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो ये कहा है कि इंसान को जो लिबर्टी है, राइट टू लाइफ का हक है, उसके अंदर उसका राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड पोल्यूशन फ्री एयर भी आती है। तो राइट टू लिबर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, या ये अगर आपसे पूछा जाए कि पोल्यूशन फ्री वाटर एंड पोल्यूशन फ्री एयर कौन से राइट के अंदर आता है, तो ये आपकी 21 आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन रहते हैं उसमें वीमेंस जो हैं इनके लिए कितनी सीट्स जो हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है,
वो रिजर्व रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अगर आप देखोगे तो 0, ठीक है। तो लड़कियों के लिए कोई सीट जो है वो नहीं रखी गई है, ठीक है। ST SC के लिए रखी गई है लेकिन लड़कियों के लिए नहीं रखी गई है। ऑल्दो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कुछ हैं जिन्होंने अमेंडमेंट करके जो है 33% रिजर्वेशन दी है लड़कियों को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी फिलहाल इसका कोई जिक्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से इनमें से कौन सा पार्ट जो है या कौन सा हम कह सकते हैं हिस्सा लिया गया है, वो है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है। रिसेंटली आपको बताना है कि नए जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है नए इंडिया के अपॉइंट किए गए हैं, इवन लास्ट ही मंथ की बात है। तो ये कौन है, तो आपको पता पहले जो है ये के सुब्रमण्यम थे, अब नहीं है, ठीक है। अब जो हैं ये नए जो आए हैं आपके वो हैं, सॉरी लेट मी चेंज इट, नए जो आए हैं आपके अब वो हैं आपके डॉक्टर कामनाथ, ओके। ये आपके डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरम, ठीक है, वी अनंथा नागेश्वरन, ठीक है। ये अब आपके नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आ गए। इंडिया में कहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 2014 के बाद अगर आप देखोगे तो CPI के टर्म में जो है वो नापी जा रही है, ठीक है। CPI के टर्म में नापी जा रही है। तो 2014 से पहले जो है ये WPI के टर्म में नापी जाती थी। आपको बताना है कि 2014 में किसकी रिकमेंडेशन के बाद जो है ये CPI के टर्म्स में नापनी शुरू हो गई थी, वो थे आपके रघुराम राजन जी की रिकमेंडेशन। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेयर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेयर करने का वो कौन सा है, तो वो है आपका पर कैपिटा इनकम। हालांकि इंडिया में जो है GDP जो है उसके तहत जो है ये नापा जाता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेयर जो है वो माना जाता है वो है आपकी पर कैपिटा इनकम। उसके बाद है पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड हैं, यहाँ पर है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी FII, ठीक है। FPIB इसको बोला जाता है। तो इसके रिलेटेड आपको पेमेंट करनी है कुछ बंदे, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट रूट रहता है। उसके बाद है कि किस चीज़ को आर्टिफिशियल करेंसी जो है उसके नाम से भी जाना जाता है, वो है आपके स्पेशल ट्राइंग राइट्स, ठीक है, STRC। इसको आर्टिफिशियल करेंसी भी बोला जाता है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। आप SDR लेकर कुछ खरीदने जा रहे हो बाज़ार में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑल्दो एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को पैसा ज़रूर दे सकती है इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है। तो इसको आर्टिफिशियल करेंसी कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया में वो हर साल जो है पब्लिश ऑफिशियली कौन करता है, तो वह है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अभी रिसेंटली बजट से एक दिन पहले आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट, ठीक है। यूनियन बजट अभी आया है 1 फरवरी को, तो इसको कौन प्रिपेयर करता है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कौन सा डिपार्टमेंट करता है, वह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो स्टेट्स को दिया गया है, किसके द्वारा जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की को लगाने का हक जो है स्टेट्स को दिया गया है, तो वो हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। हाईएस्ट वेटेज जो है आपको पता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का एक इंडेक्स निकलता है अलग से, तो उसमें हाईएस्ट वेटेज कौन सी सेक्टर को दी गई है, तो हाईएस्ट वेटेज आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इनमें से कौन एम्प्लॉयमेंट की एक टाइप हम कहें तो नहीं है, तो वो है आपकी क्लोज एम्प्लॉयमेंट। इस तरह की कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी FDI जो है वो अब एलो है, तो वो है 49%। RV गुप्ता कमेटी जो है ये कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, RV गुप्ता की कमेटी, तो ये है आपकी RRBs के रिलेटेड, रीजनल रूरल बैंक्स के रिलेटेड। ह्यूमन कैपिटल जो है टर्म, ये क्या है इसका मतलब, ह्यूमन कैपिटल टर्म जो है ये इसका क्या मतलब है, तो ये है कि टू एक्वायर द स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, कि एक पर्सन जिसमें स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल इन रियल टर्म्स कहते हैं। उसके बाद है विच फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन वाज करंटली अंडर ऑपरेशन, कि आज आप देखोगे अगर 2022 की अगर बात करूँ, सॉरी 2022 की, तो कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन है जिसकी रिपोर्ट जो है अभी चल रही है, तो वो है आपके 50 फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन जो है आपके वो थे NK सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन भी अनाउंस होना है, लेकिन 2026 तक आई थिंक इसकी रिकमेंडेशन ही चल रही है। इंडियन इकॉनमी इज़ द डैश लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ PPP, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इस टर्म में इंडिया जो है वर्ल्ड की कौन से नंबर की लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो वो है 3rd, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपकी वो है चाइना PPP के मामले में, और दूसरी जो है वो है USA, एंड 3rd आपकी इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 71 है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज लॉन्च टू इम्प्रूव द रूरल कनेक्टिविटी इन बैकवर्ड एरिया, तो बैकवर्ड एरिया में रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है परम।
क्वेश्चन नंबर 52 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिज़ाइन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये किसने डिज़ाइन की है, वो है आपके ग्यूडो वैन रॉसम। ठीक है, तो ग्यूडो वैन रॉसम। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पहला कमर्शियली अवेलेबल पोर्टेबल कंप्यूटर जो है किसने डेवलप किया था, वो थे आपके एडम ऑसबॉर्न। ठीक है, एडम ऑसबॉर्न याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलर एज फादर ऑफ वीडियो गेम। तो फादर ऑफ वीडियो गेम जो है किनको कहा जाता है, तो ये आपके रॉल्फ बेयर। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क जो है, या सिंपल अगर हम डिस्क भी कहें, इज़ एन इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, तो ये है एक आपकी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क की बात करें। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। इनमें से प्रिंटर का कौन सा टाइप नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो ये एलसीडी प्रिंटर से ऐसा कोई प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड लैंग्वेज इज यूज बाय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सी कमांड लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करता है, तो वो उसका नाम है शेल। ठीक है, यूनिक्स एंड शेल याद रखें। लार्जेस्ट यूनिट जो है स्टोरेज की लार्जेस्ट यूनिट इनमें से कौन सी है, ये आपको पता ही होगा, ये है टीबी। ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट्स। ठीक है, टेराबाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी यूज़र यूजेस टू अपलोड। ठीक है, ठीक है, यूज़र यूजेस भी है। ठीक है, तो कौन सी फैसिलिटी जो कि यूज़र यूज़ करता है टू अपलोड वेब पेजेस फाइल फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू द सर्वर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर से सर्वर में अगर कोई चीज़ अपलोड करनी है, कोई वेब पेज या कोई फाइल, तो कौन सी तरह की फैसिलिटी जो है वो यूज़ करेगा, तो वो है आपकी FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 80 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट की टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। तो रिफ्रेश करने के लिए, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, तो आप F5 का इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 81 है कि द टाइप ऑफ द कंप्यूटर विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो उसको क्या कहते हैं, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डिजिटल की भी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। कि इनमें से आपको बताना है इनकरेक्टली जो है कौन सा मैच है, तो वह आपका मैन। ठीक है, इट्स मेट्रोपॉलिटन। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, मेन एरिया नेटवर्क नहीं होती। उसके बाद है कि ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड सम कीज़ आर गिवन ट्वाइस। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसमें कुछ कीज़ जो है वो दो बारी जो है वो दी गई होती है, एक लेफ्ट साइड में भी होती है, राइट साइड में भी होती है। तो आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ गिवन ओनली वंस। इनमें से कौन सी हैं जो आपको सिर्फ बतानी है, सिर्फ एक ही बारी दी होती है, बाकी सब दो बारी दी होती है। तो आप देखोगे तो आल्ट की जो है ये भी आपको दोनों तरफ मिलती है, आपको शिफ्ट की जो है ये भी दोनों तरफ मिलती है, आपको कंट्रोल की भी दोनों तरफ मिलती है। तो राइट आंसर आपका वो है टैब। ठीक है, टैब जो है एक ही जगह, एक ही होती है, एक ही तरफ होती है। ठीक है, लेफ्ट में होती है। इंटरनेट इन एन इंटरनेट वर्ल्ड ईच कंप्यूटर इज़ नोन एज। तो इंटरनेट के वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, तो इंडिविजुअली जो है इसको वो होस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी ड्रैम, ये आपकी एक स्टोरेज की टाइप है। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पीएच जो आपको बताना है, ह्यूमन ब्लड का पीएच जो है वो कितना होता है, तो इट्स 7.35। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 87 के, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा जो है विटामिन जो है आपको ज़रूरत होता है, वो है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 88 है कि आपको बताना है कि वैर्निक चारकोफ सिंड्रोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैर्निक कार्सोफ सिंड्रोम जो है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। इसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी भी होता है। ठीक है, तो बेरी एक डिफरेंट बीमारी है और वैर्निक कार्सोफ जो है ये एक डिफरेंट बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेयर द एज ऑफ सैंड्स एंड सॉइल। तो सैंड्स एंड सॉइल की 80 साल तक अगर उनकी एज है तो उसको मापने के लिए जो है वो कौन से इस एलिमेंट का यूज़ होता है, तो वो है आपका लेड 210। ठीक है, तो लेड 210 का इस्तेमाल जो है वो सॉइल्स की एज को नापने के लिए होता है अप टू 80 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, तो वह आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको नापने के लिए।
उसके बाद है उसको डिटेक्ट करेंगे, सॉरी, ओके। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है ये किसको कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 92 है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो है एसआई यूनिट वो क्या है, तो वो है डेबाई, ठीक है। डेबाई जो है इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 93 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए इनमें से कौन सा जो है वो जिम्मेदार है, तो वो आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की, जो कि किसकी वजह से हो जाती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स की वजह से। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका बन गया। और इसको रिमूव करने के लिए कौन सी सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है, कौन सी मेथड का इस्तेमाल होता है, वो है आपका जियोलाइट मेथड। क्वेश्चन नंबर 95 है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग एसिटाइल साइक्लिक एसिड, तो एसिटाइल साइक्लिक एसिड जो है, जो कि एनाल्जेसिक का काम भी करता है यानी दर्द से भी राहत दिलाता है, और एंटीपायरेटिक है यानी फीवर से भी राहत दिलाता है, उसका क्या नाम है असली, वो है आपका एस्पिरिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़ी खतरनाक दवाई है। 96 क्वेश्चन आ गया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है वो रेस्ट फाइल स्टेट जो थी जम्मू कश्मीर की, उसको कितनी यूटी में उसने बांटा है, तो वह आपकी 2 यूटीज़ में, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा पार्ट है जो कि ST/STs की प्रिविलेजेस के साथ डील करता है, तो ये आपका जो है कौन सा पार्ट है, ये है आपका, तो पार्ट 6 जो है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 6 जो है ये आपका डील करता है ST/STs की प्रिविलेजेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। तो कौन सा शेड्यूल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो कि ओथ एंड एफर्मेशन के साथ डील करता है, तो वो है आपका 4th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 99 है कि प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके प्रोविजन अब जम्मू कश्मीर यूटी के ऊपर लागू होते हैं, तो वो है आपका आर्टिकल 239A, ठीक है। पुडुचेरी के ऊपर भी यही लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, वो है कि रिसेंट डीलिमिटेशन जो है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन से सेंसस के, किस साल के सेंसस के बेसिस पर जो है डीलिमिटेशन की गई है, जिसमें 7 सीटें और बढ़ गई हैं, तो वो है आपका 2011 का सेंसस। क्वेश्चन नंबर 101 है, वो है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है एज कितनी चाहिए आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो आपकी एज जो है नॉट लेस देन 25 ईयर, ठीक है। तो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर चलेगी। उसके बाद है कि कोरम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, उसकी अगर मीटिंग के लिए कोरम चाहिए, तो वो है आपको या तो 1/10 जो है वो रहता है, और दूसरी कंडीशन इसके अलावा कौन सी रहती है, जिनमें दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वही लागू होगी। तो एक तो 1/10 हो गया, और दूसरा कितने नंबर जो है एग्जैक्ट नंबर है जो इससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो वो है आपके 10 नंबर, ठीक है। या तो 1/10 होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ से, या तो 10 होने चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स, उससे ऊपर होंगे तो तभी मीटिंग होगी, वरना असेंबली जो है उसकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 103 है कि फाइनल अथॉरिटी जो है जम्मू कश्मीर यूटी में अब कौन सी रहेगी, जो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है फाइनल डिसीजन लेगी, वो आपका एलजी ही होगा, ठीक है। तो एलजी होगा इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन है, वो भी है अलग से, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है वो आपकी, पहले आपको तो स्पीकर रहता था, स्टेट थी तो वहाँ पर स्पीकर रहता था जो डिस्क्वालिफिकेशन पर जो है वो फाइनल अथॉरिटी थी, लेकिन अब जो है वो एलजी हो गई, ओके। यूटी में एलजी है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इज़ एम्पावर्ड टू मेक लॉ इन एनी सब्जेक्ट साइटेड अंडर स्टेट लिस्ट, तो आपको पता है कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो जम्मू कश्मीर की यूटी जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर अब सभी कानूनों पर लॉ जो है उसको बनाने का हक है, लेकिन 2 कानून छोड़कर। तो वो 2 कानून कौन से हैं, वो हैं आपका पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली कानून नहीं बनाएगी, वो पार्लियामेंट बनाएगी। बाकी जो है वो उस पर जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो जब बनेगी तो वो कानून बना सकती है, ठीक है। हालांकि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, अगर एलजी जो है इसको बाईपास कर देगा तो वो कानून भी नहीं चलेंगे, लेकिन फिलहाल बना सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद बजट, तो बजट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कौन सा एक्ट जो है जिसके अंदर आर्टिकल के अंदर बजट आएगा, तो वह है आपका आर्टिकल 41, ठीक है, 41 आर्टिकल के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 106 है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब पास हुआ, तो ये 1986 में जो है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। 107 है कि अर्थ समिट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गई थी, 1992 की, आपको पता ही है। तो ये अर्थ समिट जो है रायो डियो जेनेरियो में कराई गई थी। तो किसके द्वारा, तो वो था UNCED, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है आपका 5 जून को हर साल। लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो अर्थ का, इनमें से अगर आप देखोगे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो आपका बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है, बायोम्स भी आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट यही हुआ। 110 क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस है उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो कहाँ पर है, 110 का। ठीक है, तो ये है आपका मॉन्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 111 है कि ओजोन होल जो था एंटार्क्टिका के ऊपर, तो कौन से साल उसको डिस्कवर किया गया, वो था 1985 में। 112 है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर कोई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको बताना है इनमें से वो कौन से तरह के बायोम में है, तो वो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है चारों में से। एल नीनो जो है ये किस तरह की करंट है, तो एल नीनो से सबसे पहले तो मानसून पर जो है इसका वो नेगेटिव असर पड़ता है, यानी एल नीनो होगी तो मानसून जो है इंडिया का वो प्रभावित होगा, वो अच्छा नहीं होगा, अच्छी बारिश नहीं होगी। तो ये कौन सी तरह की करंट है, तो वार्म ओशन करंट है। ठीक है, वार्म ओशन करंट है, लगभग साउथ अफ्रीका के कोस्ट के नीचे जो है ये वार्म ओशन करंट जो है ओरिजिनेट होती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और हवाएं उस तरफ मुड़नी शुरू हो जाती हैं, तो भारत की तरफ जो है वो बारिश कम होती है। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 की विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट सपोर्ट द ग्राउथ ऑफ मैंग्रोव स्वैम्प। ठीक है, तो मैंग्रोव को सपोर्ट करने के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है, वह है टाइडल फ्लैश। ठीक है, यहाँ पर टाइड्स आकर बजती रहें और उस एरिया को काटती रहें। टाइड्स की प्रेशर की वजह से जो एक एरिया बनता है फ्लैट सा एरिया, तो वहाँ पर मैंग्रोव्स की अच्छी ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि विच हैज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इन सब में से मैक्सिमम रेट जो है डिफॉरेस्टेशन का वो कौन से एरिया में जो है वो होता है, तो वो है आपका ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, डेजर्ट जोन मत जाइए क्योंकि डेजर्ट में पहले ही फॉरेस्ट नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट है ही नहीं, तो डिफॉरेस्टेशन कहाँ से होगी, तो ट्रॉपिकल जोन जो है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इट्स याद रखिएगा 115 है। तो 116 क्वेश्चन है कि ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग डैमेज द मोस्ट। तो कौन से प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे। तो ये बीफ की प्रोडक्ट, ठीक है, बीफ की काफ़ी डिमांड है, बीफ प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है, तो इसकी वजह से जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसको काटा जा रहा है ताकि बीफ प्रोडक्ट जो है इसमें से बीफ एंड बीफ प्रोडक्ट जो है वो निकाले जा सके। क्वेश्चन नंबर 117 है कि रेडिएंट एनर्जी जो है जो कि अर्थ के पास आती है सन से, तो उस रेडिएंट एनर्जी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 118 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन काज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो वाटर पोल्यूशन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी एक्वेटिक प्लांट की स्पीशीज़ जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन जो है वो कम किया जा सके, वो है आपका वाटर हाइकैंथ। ठीक है, वाटर हाइकैंथ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो वर्ल्ड की पहली ग्रीन हाउस गैस को जो मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट जो बनाई गई है एंड उसको डाल भी दिया गया है ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द, तो वो अब ग्रीन हाउस गैस की मॉनिटरिंग करेगी, कहाँ कहाँ ग्रीन हाउस गैस है, कितनी कितनी है, कौन कौन सी है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इबुकी। ठीक है, तो इबुकी याद रखिएगा कौन सी सैटेलाइट है, किसके लिए है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो है उसको कौन इंडिकेट करता है, यानी किसकी मौजूदगी एक जगह पर होगी, यानी ये चीज़ है तो इट मीन्स वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, क्योंकि वो वहीं पर ही ग्रो करता है, वो हैं आपके लाइकन्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है 120 क्वेश्चन जो आज के हमारे पूरे होते हैं। कैसा लगा मॉक टेस्ट बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कोई क्वेरीज होगी तो वो भी बताइएगा, एंड अच्छा लगेगा तो फीडबैक दीजिएगा, हम और जो है मॉक टेस्ट जो है बनाने की कोशिश करेंगे।